हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कुंडली को एनालाइज करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं इस चीज पर वीडियो बनाऊं, उस चीज पर वीडियो बनाऊं। तो आप यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी चीजों पर वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपकी भी मदद हो जाएगी और मेरी भी इसमें मदद हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो काफी डेस्परेट हैं कि वो काफी पढ़ लिए इसके बाद भी उन्हें प्रेडिक्शन करना नहीं आता। तो बस मेरा इतना सा ही मैसेज है कि मैं खुद अपने ऊपर लूं तो मैं 20 से 25 साल से प्रेडिक्शन कर रहा हूं और आज भी मैं लगातार उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है और मैं अभी भी लगा रहता हूं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। इसलिए YouTube चैनलों को देखकर आप भ्रमित ना हो। वहां पर जितने भी लोग बड़ी बड़ी बातें जो भी कर जाते हैं वो उनमें से एक भी जना प्रेडिक्शन देने में कैपेबल नहीं है। आप यकीन मान लीजिए इस चीज को, क्योंकि प्रेडिक्शन देना कोई इतना आसान काम नहीं है। प्रेडिक्शन देने के लिए आपको एक चार्ट पर 4 से 5 घंटे वर्क करना पड़ेगा। जब धीरे धीरे आप एक चार्ट पर 4 से 5 घंटे तक काम करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रेडिक्शन देने की कैपेबिलिटी आएगी। और कभी भी ये मत समझ लेना कि आप पूरे एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। ज्योतिष में भविष्यवाणी करना असंभव काम है। अब उसको करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो उसमें वक्त लगेगा और धीरे धीरे चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। फिर और एक चीज पर मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर सबसे पहले काम करें, जिसे हम एक तरीके का रिसर्च वर्क बोलते हैं। आप कोई भी फील्ड चुन लें और कुछ कुंडलियों पर उस फील्ड पर काम करें, तब आप एक एक करके चीजों को सीखेंगे, तब आसानी होगी। इसके बाद आप ओवरऑल प्रेडिक्शन देने की कोशिश करना। अदरवाइज आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कहीं से भी पढ़ाई कर लें, प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें आपका जो खुद का विवेक है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो सबसे ज्यादा काम करता है कि आपको कुंडली में क्या दिखाई दे रहा है। एक ही कुंडली को मैं 10 लोगों को दूंगा तो वो अलग अलग प्रेडिक्शन देंगे, मगर कुछ 2-3 लोग जिन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उनकी प्रेडिक्शन की डायरेक्शन सेम होगी। तो एक एस्ट्रोलॉजर केवल डायरेक्शन बता सकता है। यदि वो कहे कि मैं इसके इवेंट को लाइव के बिल्कुल पिन पॉइंट कर दूंगा तो वो जस्ट इम्पॉसिबल है। तो अपने अंदर ये धारणा बना ले, यूट्यूब चैनल्स पर जितने भी लोग आकर जो भी बातें करते हैं वो 90% लोगों का प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होकर आप सोचते हैं कि आप प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे और उसने तो ये चीज बता दी, तो इन भ्रमों को दिमाग से निकाल दें और आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करें, बेसिक्स पर फोकस करें। हमेशा किसी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखने हैं तो कौन कौन से क्राइटेरिया है उन्हें देखें। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, 10-10 मिनट्स के 6 वीडियोस हैं। कुंडली को किस तरीके से देखें, उन चीजों पर फोकस होकर आप काम करना शुरू करें। इधर उधर भटके नहीं कि पाराशरी से नहीं हो पा रही है तो अब आपने BNN सीख लिया, आपने KP सीख लिया, आपने न्यूमरोलॉजी सीख लिया। आप यकीन मानिए मैं सभी चीजों में एक्सपर्ट हूं आज की डेट में। जितने और लोगों को आता है वो भगवान की कृपा से मुझे काफी कुछ सभी चीजों में आता है, मगर जो पाराशरी से प्रेडिक्शन हो सकती है वो बाकी किसी से नहीं हो सकती। बाकी सभी में 80% प्रेडिक्शन गलत जाएगी, केवल 20% प्रेडिक्शन ठीक होगी। पाराशरी यदि आप ढंग से करते हो, स्वच्छ मन से और आपका स्पिरिचुअल होकर, धार्मिक होकर, ईमानदारी से करोगे तो आपकी 60 to 70% प्रेडिक्शन करेक्ट जाएंगी। चलो मैं अब यहाँ पर आज जो बात करने वाला हूँ ये मैंने बात कर ली है। तो बहुत सारे लोग बोर भी हो गए होंगे, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सिखाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब इसको कर लें और आपको जो भी पूछना है वो कमेंट बॉक्स में डालें। और ये रिक्वेस्ट है कि मेरे मोबाइल पर आप भेजें कमेंट्स, ना कि यूट्यूब चैनल पर आप भेजते हैं। मोबाइल पर भेजने से क्यों डरते हैं, जब खुलेआम मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है। मैं आपसे कोई चार्जेस किसी से लेता नहीं हूं। जो मेरे पास कुंडली भी एनालिसिस के लिए भेजते हैं, मैंने आज तक कभी किसी से एक भी पैसा कभी मांगा नहीं होगा। इस चैनल पर इतने सारे लोग हैं, सबको मालूम है। तो यहां पर क्या है कि ये आज मैं एनालिसिस करूंगा एजुकेशन से रिलेटेड एक नेटवर्क की कुंडली। इनके बारे में मुझे एक थोड़ा सा मालूम है, वो है कि ये MBBS स्टूडेंट है। दूसरी बात यह है कि ऑलवेज जब भी आप किसी भी कुंडली को एनालाइज करें
ब्लैंक कभी भी एनालाइज नहीं करें। ये सभी मान लोगों का कहना है, के.एन. राव सर ने भी कहा है कि आप केवल कुंडली लेके एनालाइज ना करें, उसका बैकग्राउंड आपको जरूर पता होना चाहिए कि क्या उसका बैकग्राउंड है, तभी आप प्रॉपर एनालिसिस दे पाएंगे। तो ये कुंडली है जिसको मैं एनालाइज करूंगा कि नेटिव एमबीबीएस स्टूडेंट है, तो आपको सीखने के लिए मिलेगा कि हम एजुकेशन को किस तरीके से एनालाइज करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, तो पेशेंस रखें और अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाएं, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बीच बीच में कई सारी चीजें आपको बताता रहता हूँ, तो उन्हें आप नोट करते रहें, तो ये जो भी कंसेप्ट है ये आपके कुछ ना कुछ आम आते रहेंगे आगे की कुंडलियों में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये 4 चार्ट बनाए हुए हैं। एक D1 चार्ट है और ये D9 चार्ट। ये दोनों चार्ट आपको हर एक इवेंट के लिए एनालाइज करने ही करने हैं। एजुकेशन के लिए जो स्पेशल चार्ट होता है वो D24 होता है, चतुर्मांश चार्ट बोलते हैं, और प्रोफेशन के लिए D10 होता है, दशमांश चार्ट होता है। ये ऑल 4 चार्ट मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। D24 चार्ट यदि बर्थ टाइम बिल्कुल एक्यूरेट हो तभी हमें बनाना चाहिए, नहीं तो इसमें एरर आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने D1 चार्ट देखा है, कुछ एक फीचर लिखे हुए हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये सबसे पहले मैंने फीचर लिखा हुआ है कि सैटर्न की इनकी नेटिव की 7.5 पीरियड चल रहा है अभी, क्योंकि सैटर्न 11 साइन में मून के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, और 7.5 पीरियड करीब 1 साल पहले शुरू हुआ होगा, तो 3 साल पहले से। और सैटर्न 7.5 पीरियड इनके लिए उतना बेटर नहीं है, ना ही क्योंकि सैटर्न इनके लिए शुभ ग्रह है, ना ही मून शुभ ग्रह है, इसलिए 7.5 पीरियड इनका ज्यादा बेटर नहीं होगा। तो इनको किसी तरह की हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम्स या टेंशंस रही होंगी इस पूरे पीरियड में, ऐसा लगता है। दूसरा, जब मैंने इनकी कुंडली को नॉर्मल वे में देखा तो ये मांगलिक है, क्योंकि इनकी लग्न के अंदर मंगल बैठा हुआ है, मित्र साइन में है, मगर उसको जुपिटर देख रहा है। यहाँ पर जुपिटर देख रहा है, इसलिए वो मांगलिक दोष थोड़ा कम हो जाता है। और मांगलिक के बारे में भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी नोटबुक लेकर बैठे हैं। बहुत जगह आप परिहार पढ़ते हो कि ऐसा करने पे मांगलिक दोष हट जाता है, जबकि मेरा ये मानना है कि मांगलिक दोष हटता कभी भी नहीं है। मांगलिक दोष ही रहेगा, वो उसका इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है यदि बेनिफिट जुपिटर का उसके ऊपर एस्पेक्ट है, तो आप कहेंगे कि रिड्यूस्ड मांगलिक दोष है। इस तरीके से जैसे हमारे हाथ बहुत गंदे हो गए और हम उसको पानी से साफ करेंगे, तो पानी से साफ करने पर थोड़े साफ हो जाएंगे, वो पूरी तरह साफ नहीं होंगे। तो ऐसा ही रहता है कि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट रहेगा ही। फर्दर हम देखते हैं कि इनका जो 9th हाउस है वो शुभ कर्तरी में है, ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 9th हाउस शुभ कर्तरी में होने पर जो फादर का सपोर्ट होता है नेटिव को बहुत ज्यादा, भाग्य का सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा। ये 9th हाउस यहाँ पर है, इसके अंदर 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ इस कुंडली का मेन। 9th हाउस कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक तो इसके अंदर लियो साइन के अंदर सूर्य है जो अपने मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठा हुआ है, और उसके दोनों तरफ नेचुरल यहाँ पर बेनिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं, इधर वीनस है, इधर मरकरी है, इसलिए इनका भाग्य बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हायर एजुकेशन ये लेंगे, बहुत अच्छी हायर एजुकेशन होगी इनकी, जो मैं इसको कुंडली को देख के ही बता सकता हूँ, क्योंकि इनमें ये एक प्लेनेट मरकरी है जो कि एक्सोल्टेड भी है। फर्दर एक और यहाँ पे सूत्र बता रहा हूँ, यहाँ पे 4 साइन में जब भी वीनस बैठा हो तो फैमिली की लेडीज में कुछ ना कुछ डिजीज या प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ से रिलेटेड। अब मुझे नहीं मालूम है या नहीं, वो जिनकी कुंडली है वो इसको देख पाएंगे, मगर ये एक सूत्र है जो कि बहुत सारी कुंडलियों में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वीनस यहाँ पर जब भी 4 साइन में कैंसर साइन में हो, कहीं भी कुंडली के किसी भी भाव में, तो फैमिली की लेडीज को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो ये 9th हाउस की बात की। फर्दर जो इसका मैंने हाईलाइट कुंडली का देखा, देखिए 10th लॉर्ड 10th हाउस में एक्सोल्टेड बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है, 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है 10वें भाव को। और ये पंच महापुरुष राजयोग भी फॉर्म कर रहा है। बुध का जो पंच महापुरुष राजयोग है वो भी यहाँ पर बन रहा है, तो बुध का पंच महापुरुष राजयोग एजुकेशन में बहुत एक्सेल करने का मौका देता है ऐसे स्टूडेंट को। तो इनका एजुकेशनल करियर थ्रू आउट बहुत एक्सीलेंट रहा होगा, है और आगे भी रहेगा, ऐसा मैं प्रेडिक्शन दूंगा, क्योंकि पंच महापुरुष राजयोग है। प्रोफेशन में भी इनका एक्सीलेंट प्रोफेशन रहा होगा, यहाँ पर ये भी मैं बता देता हूँ अभी इनिशियली D1 चार्ट के बेस पे। प्रोफेशन क्यों एक्सीलेंट रहा होगा, आप ध्यान से देखिए कि इनके जो 10th हाउस के अंदर 10th लॉर्ड पंच महापुरुष राजयोग बनाकर उच्च का होकर बैठा हुआ है, उसे ना ही तो कोई प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, ना उसको कोई भी
उसके ऊपर कोई भी एफ्लिक्शन है, अनब्लेमिश्ड 10th हाउस और 10th लॉर्ड है इसके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर नेटिव का जो प्रोफेशनल कैरियर है फोकस्ड होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा और थ्रू आउट लाइफ उसी पर इनका फोकस रहेगा। जो भी प्रोफेशन है उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। जिन भी प्रोफेशन में होंगे बहुत डेडिकेशन के साथ होंगे। और जब मरकरी की दशा इनकी आएगी 2034 में, तो मरकरी यहाँ पर उच्च का है और इसके अंदर वो नीच का हो जाता है। तो इनिशियली मरकरी की दशा इनके लिए बहुत एक्सीलेंट होगी, मगर लेटर पार्ट में वो थोड़ा सा इनको ट्रबल आएंगी प्रोफेशन से रिलेटेड, क्योंकि D9 चार्ट में मरकरी आपका नीच का हो गया है। ये यहाँ पर ये एनालिसिस मैंने और किया है। अब मैं इसका थ्रू आउट करूंगा। ये तो मैंने कुछ चीजें बताई, और एक मैं बता देता हूं इनकी लाइफ से रिलेटेड इवेंट में कि इनका 7th लॉर्ड भी 10th हाउस में चला गया है, वो भी उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो नेटिव की जो मैरिड लाइफ में जो इनकी मैरिज होगी वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही किसी पर्सन से होगी, प्रोफेशनल एरिया से रिलेटेड ही किसी भी पर्सन से होगी। और इनके क्या है कि लग्न के अंदर जो मार्स बैठा हुआ है तो मांगलिक हो गए, और उसके साथ केतु बैठा हुआ है तो मैरिड लाइफ के लिए वैसे उतना अच्छा नहीं माना जाता है, खराब ही माना जाता है। मगर उनको जुपिटर देख रहे हैं इसलिए वो उसमें प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आती रहेंगी, मगर जुपिटर उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट रहेगा तो मैरिड लाइफ नॉर्मल चलती रहेगी, कोई उतनी ट्रबल से नहीं आएंगी। वन मोर थिंग जो मैं बता देता हूँ एडवांस में, यहाँ पर राहु केतु एक्सिस पर है, ये 17 एक्सिस में राहु और केतु है। और यहाँ पर जब मैं D9 में देखता हूं तो भी राहु और केतु हैं, तो ऐसे केस में वो इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज के बहुत ही हायर चांसेस होते हैं। इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज के काफी ज्यादा चांसेस यहाँ पर लगते हैं। इंटर रिलीजन भी हो सकती है, इंटरकास्ट भी हो सकती है, सेम प्रोफेशन में हो सकती है। तो मैंने नॉर्मल प्रेडिक्शन दिया कि एक्सीलेंट एजुकेशन रहेगी, एक्सीलेंट प्रोफेशन रहेगा, मैरिड लाइफ में सम ट्रबल्स होंगी मगर वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसी नहीं होंगी कि वो सॉर्ट आउट होने लायक ना हो। 2034 के बाद इनका जो प्रोफेशनल कैरियर है और मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा पीरियड आएगा, मगर उसके लेटर पार्ट में दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो मरकरी की दशा है वो करीब 17 साल की होती है। तो शुरू के 10-12 साल जब इनकी एज होगी अराउंड 33 से लेकर 43 के आसपास इनका बहुत एक्सीलेंट टाइम जाने वाला है। 2034 में शुरू होगी ये मरकरी की दशा, तो पहले 10 से 12 साल बहुत अच्छे जाएंगे। 2034 में नेटिव की एज हो जाएगी, यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। ये बर्थ ईयर है, ये बर्थ टाइम है, और ये नागपुर का बर्थ है, इनका प्लेस महाराष्ट्र। तो 2034 के बाद पीरियड इनका बहुत अच्छा जाएगा, 10 to 12 ईयर का। उसके बाद हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत खटपट जैसी होती है, मगर इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब मैं इसको फिर से एक बार एनालाइज करता हूं शुरुआत से। सबसे पहले मैं D1 का बर्थ चार्ट देख रहा हूं और इसके अंदर लग्न राहु केतु एक्सिस पर है, आप देख लीजिएगा। केतु लग्न में है और यहाँ पे 7 में है। लग्न लॉर्ड भी राहु केतु एक्सिस पर है, ये 9 साइन है, उसका लॉर्ड जुपिटर राहु केतु एक्सिस पर बैठा हुआ है। ये शो करता है नेटिव की इंडिपेंडेंट थॉट होगी, थिंकिंग बहुत इंडिपेंडेंट होगी, बहुत जल्दी कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, थॉट प्रोसेस इंडिपेंडेंट होगा अपने माइंड में। केतु जिसकी भी लग्न में बैठा होता है उसका थॉट प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है, जल्दी से वो इधर उधर भटकता नहीं है, दूसरों के कहने पर बहुत जल्दी रिएक्ट भी करता है। वो यदि उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से नहीं चला जाएगा तो वो इजीली नहीं मानेगा। फर्दर यहाँ पर देखिए मार्स बैठा हुआ है लग्न के अंदर, तो नेटिव तो मांगलिक तो हो ही गया, मगर जुपिटर की वजह से मंगल दोष थोड़ा कम हो जाता है। लग्न एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर को, तो जब भी किसी भी कुंडली के अंदर पहली बात तो किसी भी भाव को उसका स्वामी एस्पेक्ट करता हो तो भाव अति बली हो जाता है। फिर जुपिटर यदि किसी की लग्न को इन्फ्लुएंस करता है तो वो कुंडली के हजारों दोषों को खत्म कर देता है, ऐसा क्लासिक्स में लिखा हुआ है। तो जुपिटर का इनकी लग्न पर जो एस्पेक्ट है वो इस कुंडली को बहुत स्ट्रेंथन बना देता है, ये चार्ट बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाता है। फर्दर लग्न लॉर्ड 7वें भाव में चला गया है, तो लग्न लॉर्ड जिस भाव में जाता है उस नेटिव का फोकस थ्रू आउट लाइफ उस पर्टिकुलर एरिया पर होता है। तो इनका लग्न लॉर्ड 7th हाउस में चला गया तो इनका पूरा फोकस थ्रू आउट लाइफ अपने स्पाउस पे होगा, मैरिज के बाद पद प्राप्ति पर होगा कि मुझे कोई बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाए, या जो भी है जिस डायरेक्शन में इनका काम होगा उस पर पूरी तरीके से फोकस रखेंगे।
मगर एक और बात होगी इसमें, जब लग्न लॉर्ड 7वें भाव में है तो ऐसा नेटिव सभी काम किसी न किसी के सपोर्ट से करने की कोशिश करेगा। देखिए इनका जो 10th लॉर्ड भी 7th लॉर्ड भी 10th हाउस में है, तो स्पाउस का भी सपोर्ट होगा, पेरेंट्स का भी सपोर्ट होगा। तो ऐसे पर्सन को यदि बाजार भी जाना है कपड़े खरीदने के लिए, तो उसकी ये नेचर होगी कि उसके साथ कोई चले। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है तो भी उसकी नेचर होगी कि अकेले नहीं जाते, कोई साथ में होना चाहिए। तो हमेशा किसी को साथ में सपोर्ट में रखने की कोशिश करता है। अब ये सारी चीजें हम नोट कर सकते हो जो भी मैं बता रहा हूं आपको, कि लग्न लॉर्ड 7th हाउस में होता है तो क्या है। हम इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। अब मैं एजुकेशन से रिलेटेड बात करूंगा तो 5th हाउस की बात करूंगा। तो 5th हाउस को इस कुंडली में देख लीजिए, कोई भी प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो 5th हाउस अनब्लेमिश्ड हो गया, ना ही तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना ही वीक है। 5th लॉर्ड लग्न में चला गया तो लग्न का मतलब है थ्रू आउट ये इंडिविजुअल अपने आप में चीजों को लर्न करने की कोशिश करता रहेगा। 5th हाउस एजुकेशन के साथ लर्निंग का भी है, तो नेटिव थ्रू आउट लाइफ कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करता रहेगा अपने आप, सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ करता रहेगा और जिंदगी भर नई नई चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। जैसे नई नई चीजें सीखने को ऐसे मिलती रहती है कि हम नए फील्ड में एंटर हो जाते हैं। तो वे आप में से बहुत लोग कुछ और करते होंगे, वह एस्ट्रोलॉजी में एंटर हो गए, तो वो नई चीज सीखने के लिए मिल रही है। जो मेरे साथ यहाँ पर इस चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इसी तरीके से 5th लॉर्ड इज ऑन राहु केतु एक्सिस। तो 5th लॉर्ड राहु केतु एक्सिस पर यहाँ पर हो गया और उसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं। देखिए केंद्रीय त्रिकोण राजयोग फॉर्म हो रहा है 5th लॉर्ड के साथ। ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी है मार्स, और जुपिटर केंद्र का स्वामी भी है और त्रिकोण का स्वामी भी है। तो केंद्र त्रिकोण दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जुपिटर और मार्स के बीच में क्षेत्र दृष्टि संबंध भी बन रहा है। क्षेत्र दृष्टि संबंध किसे बोलते हैं कि जुपिटर के साइन में मार्स बैठा हुआ है, जुपिटर उसे एस्पेक्ट कर रहा है, इसे क्षेत्र दृष्टि संबंध बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये केंद्र त्रिकोण राजयोग फॉर्म हो रहा है। जब दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट करें तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, दृष्टि संबंध भी इनके बीच में बनता है। मतलब 5th लॉर्ड में राहु केतु का वो है तो ये टेक्निकल एजुकेशन देता है। जब भी 5th लॉर्ड खुद भी मैलिफिक है और उस पर राहु केतु का वो है, टेक्निकल एजुकेशन देगा। साथ ही साथ मार्स सर्जरी का कारक भी है, उसके साथ केतु बनाओ तो वो सर्जरी का कारक है। ये लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा नेटिव जब यदि डॉक्टर होगा तो ब्रेन से रिलेटेड या किसी सर्जरी से रिलेटेड डॉक्टर होना चाहिए इससे, क्योंकि मार्स और केतु का इन्वॉल्वमेंट हो गया। 5th लॉर्ड केतु के साथ बैठ गया, वो सर्जरी का कारक है। मार्स इटसेल्फ इज द कारक ऑफ ब्लड एंड सर्जरी, और ये आपका हेड मतलब कहां पे जाके बैठ गया है, इसको हम काल पुरुष का सर बोलते हैं। तो सर से रिलेटेड भी कोई चीज हो सकती है। फर्दर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है और साथ में केतु है। मार्स जब भी लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसा नेटिव असर्टिव होता है, जो बात कहेगा वो दम लगा के कहेगा, अग्रेसिव भी हो जाता है यदि उसकी बात को नहीं माना जाए। मगर उसको क्योंकि जुपिटर देख रहा है तो वो रीजनेबली वो होगा, रीजन के साथ लॉजिक के साथ असर्टिव हो गया। मार्स इटसेल्फ इज लॉजिक, और जुपिटर क्या करता है उस बंदे के ज्ञान बढ़ाता है, नॉलेज बढ़ाता है। तो असर्टिव हम दो तरीके से होते हैं, एक तो हमें कोई पता ही नहीं है चीज और फिर भी असर्टिव हो रहे हैं। एक बंदा वो है जिसे फैक्ट मालूम है तो वो दूसरे से एग्री करेगा ही नहीं। जब मुझे कोई चीज पता है तो मैं दूसरे से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि ये मांगलिक है, इसलिए यहाँ पर असर्टिव भी होंगे। अपनी बात जो कहेंगे वो पूरे फुल कन्विक्शन के साथ कहेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। जुपिटर इनकी लग्न को देख रहा है, तो लग्न को जब भी जुपिटर देखता हो तो ऐसे नेटिव वेट पुट ऑन कर सकता है। मतलब थोड़ा ओबेसिटी का इश्यू हो सकता है आगे चल के, अभी भी हो मुझे नहीं पता, या हम कह सकते हैं थोड़ा हेल्दी होगा मोर देन नॉर्मल। फर्दर हम देखते हैं 5th लॉर्ड 12th लॉर्ड भी है और उसको 6th लॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए डॉक्टर के केस में क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। डॉक्टर के लिए जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उन्हें आप नोट कर सकते हो। डॉक्टर में जो सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है 5th हाउस, 10th हाउस, 6th हाउस एंड 12th हाउस। 5th हाउस तो एजुकेशन है, 10th हाउस कर्मा है, प्रोफेशन। तो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो बगैर एजुकेशन के हो नहीं सकता। तो 5th और 10th लॉर्ड का और 5th हाउस और 10th हाउस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमडी तक तो करना ही पड़ेगा आज के टाइम में, तभी आप डॉक्टर बनोगे। इसी तरीके से 6 भाव डिजीज का होता है और 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है। तो इन 4 भावों का रोल तो कम से कम होता ही होता है।
और जो रोल होता है डॉक्टर में, वो दो मेन प्लेनेट हैं, तीन प्लेनेट होते हैं वैसे तो। एक होता है आपका मून और एक होता है जुपिटर। मून की होता है एज पर श्री के एन राव सर थ्योरी, जो नेटिव डॉक्टर होता है उसका मून ड्रग्ड होना चाहिए। ड्रग्ड मून का मतलब एफ्लिक्टेड, क्योंकि मून ड्रग्ड होगा तभी ही तो वो नेटिव ड्रग्स दवाइयां दे पाएगा या ऑपरेशन कर पाएगा। यदि जिसका मून ड्रग्ड नहीं है, थोड़ा सा पीड़ित नहीं है, वो तो डर जाएगा वैसे ही, पेशेंट को देख के डर जाएगा। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हॉस्पिटल में, उन्हें देख के डर जाएगा। तो डर से बचने के लिए उसका मून एफ्लिक्टेड होना ही चाहिए। इन नेटिव का ये कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हो, ड्रग्ड मून होता है जो भी नेटिव डॉक्टर बनता है। तो यहाँ पे इनके मून को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। आप देखिए सैटर्न कहां पर है इस कुंडली के अंदर, मैंने सैटर्न को कहां प्लेस किया हुआ है, ये सैटर्न है। तो 12, 11, 10th एस्पेक्ट से सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है मून को। जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है। तो एक जीव दूसरे जीव को, एक डॉक्टर दूसरी लाइफ को बचाता है। डॉक्टर एक जीव है, लाइफ है, और वो दूसरी लाइफ को बचाता है, इसलिए जुपिटर का रोल होता है। और जुपिटर का कॉम्बिनेशन मैं बता देता हूं, जुपिटर का लग्न 5th हाउस या 10th हाउस से लिंक होना चाहिए डॉक्टर की कुंडली में। तो इनकी कुंडली में जुपिटर को देखिए, लग्न लॉर्ड भी है, वो लग्न को एस्पेक्ट भी कर रहा है, और 5th लॉर्ड को भी वो एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है लग्न से और 5th हाउस से भी, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। अब इसमें हम देखते हैं ध्यान से, जो 5th लॉर्ड है वो आपका देखिए 6th हाउस से भी लिंक बना रहा है, 6th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, ये 6th लॉर्ड हो गया। और 5th लॉर्ड इटसेल्फ इज 12th लॉर्ड। तो देखिए 5th का 12 से भी लिंक हो गया, क्योंकि ये 12th लॉर्ड भी है, वो भी 6th हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। तो 6-12 का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। 6 इज द डिजीज एंड 12 इज द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर के केस में डिजीज और हॉस्पिटल का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें और 10वें भाव का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बगैर एजुकेशन के वो आपका डॉक्टर बन नहीं सकता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 6-12 का कॉम्बिनेशन भी बनता आ रहा है। मून इज ड्रग्ड, इसी तरीके से जुपिटर का लग्न और 5th हाउस और 5th लॉर्ड से लिंकअप बन रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन डॉक्टर की तरफ यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। फर्दर जो टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं डॉक्टर में भी बहुत सारी टेक्निकल एजुकेशन होती है आज के टाइम पर। जो भी जितने आपके मशीन हैं वो सब ऑपरेट करनी पड़ती है आजकल, कोई भी मैनुअल रहा नहीं पहले भी। ऑपरेशन भी करना है आपको, सर्जन भी बन रहा है, तो आपको मशीनरी की सारी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल सर्जरीज होने लगी हैं, तो उसमें टेक्निकल एजुकेशन है। उसका कॉम्बिनेशन होता है 5th हाउस और 5th लॉर्ड एफ्लिक्टेड होना चाहिए। वो सॉरी 4th हाउस और 4th लॉर्ड, 5th नहीं है, 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड। तो यहाँ पे 4th हाउस ये है, तो 4th हाउस को देखिए 1, 2, 3, 4th दृष्टि से मार्स देख रहा है, तो ये एफ्लिक्टेड हो गया। और 4th लॉर्ड जुपिटर राहु केतु एक्सिस एज वेल एज मार्स से एफ्लिक्टेड हो गया, इसलिए इनकी उसके अंदर मेडिकल टेक्निकल एजुकेशन भी है। फर्दर एजुकेशन में और आ जाते हैं जो कारक ऑफ एजुकेशन। आपकी एक्सीलेंट एजुकेशन तभी होगी, डॉक्टर बनना कोई आसान नहीं होता आज के टाइम पर। एक्सीलेंट एजुकेशन तभी होती है जब आपका एजुकेशन या बुद्धि का कारक, इंटेलिजेंस का कारक मरकरी की स्थिति अच्छी हो। तो इस कुंडली का सबसे एक्सीलेंट जो प्लेनेट है वो मरकरी है, वो पंच महापुरुष योग बना रहा है, केंद्र में बैठा हुआ है, एक्सोल्टेड भी है, तो मरकरी बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए इनकी इंटेलिजेंस में कोई शक ही नहीं है। तो नेटिव बहुत इंटेलिजेंट होंगे। अब मैं D1 चार्ट को मैंने एनालाइज किया आपके सामने कई एस्पेक्ट से, और भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, तो कई घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैंने मेन बातें यहाँ पे बता दिया। मैं D9 में भी थोड़ा देखूंगा। तो D9 में 5th लॉर्ड देख लीजिए 6th हाउस के अंदर जाकर बैठ गया है। तो मैंने पहले ही कहा इसमें 5, 10, 6, 12 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। 5th लॉर्ड 6th हाउस का मतलब है जो एजुकेशन है वो 6th हाउस से रिलेटेड होगी, डिजीज से रिलेटेड एजुकेशन इंडिकेट कर रहा है। और इसको ध्यान से देखिए, आपका 6th लॉर्ड एस्पेक्ट भी कर रहा है, 12वें भाव से एस्पेक्ट कर रहा है। 5th लॉर्ड इन 6th हाउस एस्पेक्टेड बाय 12th लॉर्ड, इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया 5, 6, 12 का, जो कि मेडिकल एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे भी यदि आप देखेंगे, मैंने कहा मून ड्रग्ड होना चाहिए, तो मून ये रहा, और इसमें भी उसे सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है 12, 11, 10 दृष्टि से। तो यहाँ पे भी मून को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी मून को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। ये के.एन. राव सर की थ्योरी यहाँ पे जस्टिफाई होती है। फर्दर देखते हैं जुपिटर का भी कोई लिंक होना चाहिए। मैंने कहा था लग्न लॉर्ड या 5th हाउस, 5th लॉर्ड 10th हाउस से। यहाँ से जुपिटर भी 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं देखूंगा 12, 11, 10, 9th दृष्टि से 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए यहाँ दोनों चार्ट में D1 और D9 में ये सारी चीजें जस्टिफाई हो रही हैं जो मैंने बताया।
अब मैं एजुकेशन के चार्ट D24 को आपके सामने एनालाइज करूंगा। D24 को एनालाइज करते हैं। तो D24 में हम देखते हैं फिफ्थ हाउस है, इट इज एक्सपेक्टेड बाई ओन लॉर्ड। फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, इसको अपना लॉर्ड मून एक्सपेक्ट कर रहा है। तो किसी भी भाव को उसका स्वामी यदि एक्सपेक्ट करे तो वो भाव स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इनका एजुकेशन का फिफ्थ भाव स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ भाव स्ट्रॉन्ग है तो एजुकेशन अच्छी रहेगी, ये हम कह सकते हैं। जब भी किसी भी भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस देखने हो तो उनके केंद्र स्थानों को देखते हैं। केंद्र में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो उस भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो एजुकेशन देखनी है तो मैं D24 का केंद्र भाव देखूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो शुभ ग्रह वीनस और जुपिटर बैठे हुए हैं केंद्र भाव में। इसका मतलब इन्हें एजुकेशन से रिलेटेड थ्रू आउट लाइफ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मेडिकल एजुकेशन है यानी वो फिर मैं कॉम्बिनेशन देखूंगा। मून ड्रग्ड होना चाहिए, यहाँ पे भी देख लीजिए मून को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। ये कुंडली आप बना लेना अपने आप, मैंने यहाँ पे बनाई है। तो सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट से मून को एस्पेक्ट कर रहा है, तो देखिए फिर मून ड्रग्ड हो गया। सभी कुंडलियों में सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब मून को शनि इन्फ्लुएंस कर रहा है सैटर्न। तो ये यहाँ पे जो एजुकेशन रिलेटेड होगी पब्लिक, बहुत सारे लोगों का भला करेंगे। सैटर्न का मतलब होता है पब्लिक, मासेस। तो मासेस से लिंक्ड है इनकी जो भी मून, ऑलवेज मासेस से लिंक्ड है। तो जो इनका काम होगा, मन होगा, मेंटल जो पोजीशन होगी उस पर मासेस का इन्फ्लुएंस होगा। लोगों के भले के लिए इनका जो भी होगी एजुकेशन होगी। क्योंकि डॉक्टर चाहे प्रोफेशनली भी काम कर रहा हो, वो अर्न भी कर रहा हो, स्टिल जो भी वो ट्रीटमेंट करता है उससे लोगों की जान बचती है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी जुपिटर को भी देख लेते हैं इसके अंदर। तो जुपिटर देखिए फर्दर राहु केतु इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं और ये लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है। तो लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिफ्थ लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है। 1 2 3 4 5 तो सभी कुंडलियों में कंसिस्टेंटली आप देखिए यही ब्यूटी है एस्ट्रोलॉजी की। आपको लगता होगा कॉम्बिनेशन पता नहीं ऐसे ही बना रखे हैं, मगर सारे कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं। हम डिविजनल चार्ट तक पहुंचते ही नहीं है, इसलिए हमारी प्रेडिक्शंस गलत जाती है। इसमें सारी चीजें जो भी कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं वो सभी डिविजनल चार्ट में है और मेन चार्ट में एज इट इज प्रोपेगेट हो रहे हैं, इसीलिए वो काम एग्जीक्यूट होगा। यदि एज इट इज प्रोपेगेट नहीं हो रहे होंगे तो काम नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो बताया वही मैंने यहाँ पे बताया, वही यहाँ पे बताया। यहाँ पे देखिए 12th लॉर्ड सैटर्न है, शनि। जो सैटर्न बैठा हुआ है 12th लॉर्ड, वो भी 5th लॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो 12वें और 5वें भाव का लिंक हो गया। डिस्पोजिटर देख लीजिएगा 6th लॉर्ड का, ये 6th लॉर्ड का डिस्पोजिटर है वो मरकरी है, वो 12th हाउस में जाकर बैठ गया। तो ऐसे छठे और 12वें भाव का भी लिंक कर दिया मैंने। तो डॉक्टर के लिए 5वां 10वां भाव, छठा और 12वां भाव होना चाहिए। देखिए 5th लॉर्ड सैटर्न है, वो सन है, 6 साइन में गया, उसका डिस्पोजिटर 12वें भाव में चला गया और इसका ये 12वें भाव से छठे भाव को देखेगा ही मरकरी। तो इस तरीके से इनके बीच में भी लिंक हो गया, 12वें और छठे भाव के बीच में लिंक हो गया। 5th लॉर्ड जो है आपका यहाँ पर देखिए, ये उसको 10th लॉर्ड भी देख रहा है, 5-10 का भी लिंक बन रहा है यहाँ पर। तो इनकी एजुकेशन प्रोफेशन से लिंक्ड होगी। ये 5th लॉर्ड मून है, उससे 10th लॉर्ड जुपिटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मैं D10 पर भी चला जाता हूं। अब ये क्या है, घंटों में, कई घंटों में 4-5 घंटे करके मैंने इसको एनालाइज किया है। बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, मगर मैं मैक्सिमम चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा और आप इसे सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 5th लॉर्ड मून है D10 के अंदर, वो 10th हाउस में चला गया। 10th फ्रॉम 10th, इस कुंडली से जब हम प्रोफेशन देखते हैं तो 10th हाउस ही नहीं 10 से 10th भी देखना होता है D10 में। इसकी लग्न सभी तरह के कर्मों को बताती है, तो प्रोफेशन से रिलेटेड कर्म को 10th हाउस भी बताएगा। मगर सिंपली प्रोफेशन देखना है तो 10 से 10th मतलब ये 7वां भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे 5th लॉर्ड 10 से 10th में चला गया मून, तो वो देखिए 5th लॉर्ड का 10th लॉर्ड से लिंकअप कर रहा है, 10th हाउस से लिंक कर रहा है। फर्दर यहाँ पे यदि मैं D10 चार्ट से रिलेटेड सिग्निफिकेशन की बात करूं तो जो सूत्र है मेरा कि आप D10 के केंद्र स्थानों पर देखिए, वहां पे एक बेनिफिक प्लैनेट मून बैठा हुआ है। इसका मतलब इन्हें D10 से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे लाइफ में। प्रोफेशनली सेटिस्फेक्शन होगा, सॉफ्ट प्रोफेशन होगा, हार्ड वर्किंग वैसा प्रोफेशन नहीं होगा। हार्ड वर्किंग प्रोफेशन ये होता है फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, वो हार्ड वर्किंग प्रोफेशन होता है, सॉफ्ट प्रोफेशन होगा। अब फर्दर यहाँ पे हम देखते हैं लग्न लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड ऑफ D10, वो दोनों जुपिटर हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वो ट्राइन में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं जुपिटर।
तो इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और ये यहाँ से लग्न को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये इस कुंडली को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। D10 चार्ट भी इनका बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था कि ये जो मरकरी की दशा में प्रोपेगेट करेंगे, 10 to 10th लॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी की जब भी दशा आएगी तो ये इनका 10 to 10 लॉर्ड है, प्रोफेशन में इनको काफी अच्छा प्रोग्रेस मिलेगी। तो ये मैंने अभी सभी कुंडलियों का एनालिसिस किया। अब मैं थोड़ा ट्रांजिट का एनालिसिस, दशा और ट्रांजिट की बात करूंगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि इनका जो मेडिकल में एडमिशन होगा इस टाइम हुआ होगा। सैटर्न मरकरी की दशा होगी 10/3/2018 से लेकर 17/11/2020। इनका कंपटीशन क्लियर भी तभी किया होगा इन्होंने, और एजुकेशन की जो ज्यादा प्रिपरेशन है, इंटेंस जो प्रिपरेशन है इसी पीरियड में रही होगी। अब क्यों क्लियर हुआ होगा कंपटीशन, मुझे मालूम नहीं है कि इनका क्लियर हुआ या कैसे इनका एडमिशन हुआ, पर इस कुंडली के बेस पर मैं एनालाइज करूंगा कि ये कंपटीशन खुद क्लियर करके बहुत अच्छे से अपने आप अपने एफर्ट के बेसिस पर शायद बगैर किसी कैपिटेशन फी के इनको मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिला है। उसका रीजन मैं बता देता हूं, इनकी दशा थी सैटर्न मरकरी की, तो ये बहुत ही एक्सीलेंट दशा है। हालांकि 5th हाउस का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर यहाँ पे 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट को भी हम देख लेते हैं। सैटर्न तो एक्चुअली छठे भाव में आकर बैठ गया है। छठे भाव का मतलब हो गया कि वो कंपटीशन में क्लियरेंस को भी इंडिकेट करता है। कंपटीशन को जब क्लियर करते हैं तो छठे भाव का रोल होता है। और एक्सल्टेड प्लेनेट की अंतरदशा है, एज पर के.एन. राव सर, एक पर्सन की लाइफ में 10th लॉर्ड की दशा, एक्सल्टेड प्लेनेट की दशा और लग्न लॉर्ड की दशा सबसे एक्सीलेंट जाती है। उनमें से दो चीजों को एक क्वालिफाई करता है। अंतरदशा जिसकी है वो मरकरी की है, वो एक्सल्टेड भी है, 10th लॉर्ड भी है, पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। तो सडनली इनकी लाइफ के अंदर जो उस टाइम पर ये टाइम आया तो वो उसने इनको कंपटीशन क्लियर कराया होगा। यदि मैं इसको जेमिनी से देखूं कंपोजिट टेक्निक में, तो ये अमात्य कारक है सैटर्न। अमात्य कारक प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो अमात्य कारक की दशा थी और एडी थी जीके की। तो यहाँ पर भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। मरकरी जीके है, ज्ञाति कारक एक्चुअली कंपटीशन में सक्सेस दिलाता है। उसके नेगेटिव भी वो एस्पेक्ट होते हैं, मगर वो कंपटीशन में सक्सेस के लिए ज्ञाति कारक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमात्य कारक में ज्ञाति कारक की दशा थी, तो हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। फर्दर इसमें जो दशा थी वो हम एएमके से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5th हाउस फ्रॉम एएमके से दशा है, वो भी आपको एजुकेशन में बहुत सक्सेस दिलवा सकता है। और जो दशा इंपॉर्टेंट ऐसे भी है, मैं जेमिनी को यूज कर रहा हूं आपकी पाराशरी में, ध्यान रखना। इसी को कंपोजिट टेक्निक बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेमिनी के बेसिस पर मैं कोई चार्ट एनालिसिस करूं, मैं सभी चार्ट में जेमिनी का यूज भी करता हूं। कंपोजिट टेक्निक ही हमें यूज करनी है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। यहाँ पे देखिए पुत्र कारक है जो कि एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। 5वें भाव का जो कारक होता है पुत्र कारक, एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। उससे 11th हाउस की ये दशा है अमात्य कारक की। तो पुत्र कारक से 11th हाउस में जब भी अमात्य कारक हो तो वो एजुकेशन में सक्सेस दिलवाता है। इट इज ए क्लासिकल कॉम्बिनेशन। पुत्र कारक से 11वें भाव में जब भी अमात्य कारक हो तो वो एजुकेशन में सक्सेस दिलवाता है। इस तरीके से उनको एजुकेशन में यहाँ पर सक्सेस मिली है। मैं बाकी सभी चार्ट को भी यहाँ पे एनालाइज कर सकता हूँ, पर मैं बाकी को एनालाइज नहीं करूंगा दशा के बेस पर। अब मैं जेमिनी दशा को ले लेता हूँ। जब इनका सिलेक्शन हुआ था तो चर दशा यहाँ पर ये जो मुझे नजर आ रही है वो शायद इनका 3918 से लेके 3919 के आसपास ही सिलेक्शन हुआ होगा, जब दशा वर्गो और स्कॉर्पियो की थी। अब ये जेमिनी के बेस पे एनालिसिस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, दिस इज जेमिनी एनालिसिस। तो वर्गो को आप यहाँ पे उठा के देख लीजिए, वर्गो ये रहा और साथ में स्कॉर्पियो ये रहा 8। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। जेमिनी तो 1 सेकंड में सब कुछ बता देती है। वर्गो मतलब ज्ञाति कारक है, इसका केंद्र में बैठा हुआ है, वैसे 10th हाउस है ये कुंडली का। और अमात्य कारक से 5th हाउस है, देख लीजिए 1 2 3 4 5। अमात्य कारक से 5th हाउस है, कुंडली का 10th हाउस है। और ये अब वर्गो की दशा में 8th है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की दशा का मतलब पुत्र कारक से 5वां भाव हो गया। देखिए इससे ज्यादा बेटर कुछ हो नहीं सकता। और ये पुत्र कारक को एक्सपेक्ट भी कर रही है ये राशि दशा। तो पुत्र कारक से डबल लिंक हो गया। जो हम पुत्र कारक से देखते हैं वही उसके 5वें भाव से भी देखना होता है। 5th फ्रॉम पुत्र कारक। इसी तरीके से देखिए 10वां भाव है वैसे कुंडली का देखें, मगर ये आत्म कारक से 5th हाउस भी है। ज्ञाति कारक की भी दशा है, ज्ञाति कारक यहाँ पे बैठा हुआ है।
कंपटीशन में सक्सेस के लिए ज्ञाति कारक जरूरी होता है, तो ज्ञाति कारक ने इन्हें सक्सेस दिलवाई। सारी दशाएं मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कर दी है क्यों इनको उस टाइम पर सक्सेस मिली होगी। अब मैं योगिनी दशा को भी ले लेता हूँ, उसको भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। वो वीनस सन की दशा थी उस टाइम, तो वीनस और सन का कुछ बनता है क्या देखते हैं जरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए वीनस फिर 6th लॉर्ड हो गया, छठा भाव, और सन इनका 9th लॉर्ड है और 9th हाउस में बैठा है। तो 9th लॉर्ड भी वही सिग्निफिकेशन देता है जो 5th लॉर्ड देता है। 5th से 5th होता है एजुकेशन को, 9th लॉर्ड भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए कितने जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, छठा और देखिए फिर 9th भाव। हर एक दशा में छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, चाहे मैं योगिनी लूं, चाहे मैं इसमें चर दशा लूं, चाहे मैं इसमें जैमिनी दशा लूं, वहां पर जीके का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो कंपटीशन क्लियर करने में 6 भाव का आ रहा है, और आपका 5वां भाव यहाँ पे आ गया, 9वां भाव आ गया, 10वां भाव आ गया। जो भी रेलिवेंट हाउसेज हैं उनकी इनकी दशा थी, इसलिए इनका कंपटीशन उस टाइम पर क्लियर हो गया। अब मैं ट्रांजिट को भी ले लेता हूँ थोड़ा सा। उस टाइम सैटर्न 9 साइन में था 2019 के आसपास, और जुपिटर 8 साइन में रेट्रोग्रेड था। तो सैटर्न आप ध्यान से देख लीजिएगा, 9 साइन का मतलब वो 5th लॉर्ड पे भी ट्रांजिट कर रहा है और लग्न पे भी ट्रांजिट कर रहा है। डबल ट्रांजिट की कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है, लग्न और 5th लॉर्ड। अब डबल ट्रांजिट का मेरा वीडियो देखना, ज्यादातर लोग डबल ट्रांजिट गलत लगाते हैं। लग्न या 5th लॉर्ड होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए 5th हाउस और लग्न लॉर्ड पे ट्रांजिट, दूसरा प्लेनेट। तो सैटर्न लग्न और 5th लॉर्ड पे कर रहा है। अब जुपिटर को मैं रेट्रोग्रेड है 8 साइन में था, तो 7 से देखता हूं तो वो 5th हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है, 5th हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है। तो दोनों कंडीशंस डबल ट्रांजिट की सेटिस्फाई होगी। डबल ट्रांजिट के लिए आप अलग से देखना, यहाँ पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब आ जाता हूं मैं इनका फ्यूचर कैसा देखता हूं। तो फ्यूचर देखने में जो इनकी नेक्स्ट दशा आएगी, वो नेक्स्ट दशा की बात कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट दशा अभी तो इनकी चलेगी सैटर्न वीनस की। तो सैटर्न वीनस की दशा तो इनकी शायद निकल ही जाएगी एमबीबीएस करने में। इसके बाद इनको एमडी वगैरह के लिए तैयारी करनी पड़ेगी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ेगी, तब इनकी दशा होगी सैटर्न और सन की। तो सैटर्न और सन कैसा है, देखिए वो बहुत एक्सीलेंट है। यहाँ पर सन इनका 9th लॉर्ड है, 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, हायर एजुकेशन का कारक हो गया है। इस कुंडली में हायर एजुकेशन को का लॉर्ड हो गया है। तो एमडी के लिए हायर एजुकेशन चाहिए, तो जब भी हायर एजुकेशन देखते हैं 9वें भाव से देखते हैं, उसी के लॉर्ड की दशा है। वो आपका यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, शुभ कर्तरी में है। इसी तरीके से मूल त्रिकोण साइन के अंदर बैठा हुआ है, सैटर्न 6th लॉर्ड की दशा है। तो इनका कंपटीशन आराम से मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, जो भी एमडी या और किसी भी हायर एजुकेशन के लिए देंगे कंफर्टेबली। 9th लॉर्ड 9th हाउस के अंदर आ गया, तो कमिंग टाइम में फिर ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इनका फ्यूचर पीरियड में मरकरी की दशा आएगी 2034 की। तो ये बहुत ज्यादा एक्सेल करेंगे उसमें, अपने प्रोफेशनल और जो भी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं मैक्सिमम चीजें इसके अंदर बताने की कोशिश की है। फिर भी क्योंकि एक कुंडली को एनालिसिस करने में मुझे खुद 5-6 घंटे लगते हैं, तो उसको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ 30 मिनट्स में। तो आपको यदि ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आपको यदि पसंद आया है, तो आप अपने लाइक और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और यदि आपको कोई और चीज इसमें समझ में नहीं आई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नमस्कार।